नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि मेरे द्वारा रिवीजन सीरीज चलाया जा रहा है। तो आज रिवीजन सीरीज में आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसे रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं और नहीं जानते हैं तो आप इससे यहाँ से सीख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक जो घनानंद रहते हैं, घनानंद को पराजित करके नंद वंश के स्थान पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री या फिर जो गुरु रहते हैं वो चाणक्य रहते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की और अर्थशास्त्र में, जहां से नाम से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र में आर्थिक व्यवस्था की चर्चा होगी, पर ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा की गई है। अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बहुत सारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विद्वानों में मतभेद रहा है। बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला जाता है कि ये निम्न कुल में उत्पन्न थे, बहुत में क्षत्रिय कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि किसमें क्या कहा जाता है। तो अगर बात करें जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य की, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। वहीं अगर मुद्रा राक्षस की बात करें जो विशाख दत्त के द्वारा लिखित है, तो विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल शब्द का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न संतान। और वहीं क्षेमेंद्र की भी अगर चर्चा करें तो क्षेमेंद्र के द्वारा भी उनकी रचना है विरहद कथा मंजरी, उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है, सारे ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अब तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा। अब क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जैसे साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य का डायरेक्ट नाम नहीं मिलता है, उन्हें सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। तो यूनानी विद्वान जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकोटस शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल किया गया और इसकी पहचान विलियम जोन्स के द्वारा, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था 1784 में, उन्होंने इसकी सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से किया है। वहीं अगर एक और यूनानी विद्वान देखेंगे प्लूटार्क, तो प्लूटार्क के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया गया है। प्लूटार्क ने अपनी रचना में प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस के बारे में बताया, इट मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया कि एंड्रोकोटस एक ऐसा शासक था जिसने 500 हस्ती सेना के बल पे पूरे भारत को रौंद दिया। तो यहाँ से हम लोग दो देखेंगे, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये नाम प्रयोग में लाए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में एक महत्वपूर्ण और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे एक यूनानी आक्रमण होता है सेल्यूकस प्रथम का आक्रमण होता है और सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। तो ये सेल्यूकस का आक्रमण 305 ईस्वी पूर्व में होता है और पराजित होने के बाद दोनों की भी संधि हो जाती है और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और दहेज के रूप में 4 जगह दहेज के रूप में देता है। कौन कौन सा जगह है तो देखेंगे, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस पेमिदाई। अगर प्रेजेंट टाइम में इसका अगर नाम देखें तो ये हो जाएगा गंधार, काबुल, बलूचिस्तान और हेरात। तो कौन कौन सा जगह था? एरिया, जेड्रोसिया, पेरिस पेमिदाई और एक था एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस पेमिदाई। और चंद्रगुप्त मौर्य से क्या पूछा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का ही राजदूत मेगास्थनी जाता है, जिसकी रचना इंडिका है। और इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से लेकर के वहां की सामाजिक जो स्थितियां होती है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी उसमें लिखा जाता है। और सामाजिक व्यवस्था के बारे में मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार जो साम्राज्य था उसकी सामाजिक व्यवस्था 7 भागों में विभाजित थी, लेकिन दास प्रथा नहीं था। और चंद्रगुप्त मौर्य पहले शैव धर्म को मानते थे, लेकिन एक संत रहते हैं जैन संत भद्रबाहु, तो इनके प्रभाव में आकर ये लास्ट टाइम में जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। और इनके काल में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ता है और इसी बीच वो
अपने पुत्र बिंदुसार को मगध की साम्राज्य जो है मगध की राजगद्दी सौंपकर और भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले जाते हैं। और कर्नाटक में एक पर्वत है, एक जगह है श्रवणबेलगोला, वहां श्रृंगेरी पर्वत पर संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग देते हैं। तो हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल कहां से कहां तक रहा। तो 322 ईस्वी पूर्व में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया और 298 बीसी तक ये शासक रहे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक होते हैं बिंदुसार। बिंदुसार से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, तो बिंदुसार के बारे में जो भी जैन साहित्य वगैरह है उसमें कहा गया है इनको अमित्रोघात। अमित्रोघात का मतलब होता है, अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। वैसे बिंदुसार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, परंतु इन्हें बोला जाता है कि ये 2 सागरों का सम्राट था। जैसे अरब सागर से लेकर बंगाल तक एरिया फैला रहता है मौर्य साम्राज्य का, इसीलिए इन्हें 2 सागरों का सरदार या सम्राट कहा गया है। एक और क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन कहां से कहां तक था, ये पीछे मिस हो गया है, तो इसको देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देखेंगे तो उत्तर पूरब में अफगानिस्तान और इधर पूरब में बंगाल, अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक, और पश्चिम में देखेंगे तो गुजरात और नीचे देखेंगे दक्षिण में तो कर्नाटका तक। तो अफगानिस्तान से लेके बंगाल और फिर इधर सौराष्ट्र गुजरात से लेकर के इधर कर्नाटक तक इनका साम्राज्य लगभग पूरे उत्तर भारत में, लगभग अधिकांश भारतीय क्षेत्र में और भारत से बाहर अफगानिस्तान तक इनका साम्राज्य विस्तार रहता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बिंदुसार देख रहे थे, तो बिंदुसार के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिंदुसार का सीरिया के शासकों के साथ अच्छा संबंध होता है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि बिंदुसार के दरबार में जो वहां सीरिया के शासक रहते हैं, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस, याद रखेंगे सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत डायमेकस इनके दरबार में आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नाम आता है, एक डायमेकस एक डायोनिसस। तो याद रखेंगे डायमेकस आए थे बिंदुसार के दरबार में, जो कि सीरिया के राजदूत एंटियोकस प्रथम के राजदूत थे, और अशोक के काल में डायोनिसस आए थे जो कि टॉलमी सेकंड जो फिलाडेल्फस थे मिस्र के शासक उनके राजदूत रहते हैं। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में और डायोनिसस आए थे अशोक के दरबार में। चलिए यहाँ से इतना ही इम्पोर्टेंट बनता है, और 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे अशोक के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार के जो साम्राज्य रहता है उनके काल में तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है, और वहां तक्षशिला के जो गवर्नर रहते हैं वो सुसीम रहते हैं, और उनसे ये आक्रमण जो होता है विद्रोह वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो अशोक उस टाइम उज्जैन के गवर्नर रहते हैं। अशोक को उज्जैन से तक्षशिला का गवर्नर बनाया जाता है, और अशोक है वो तक्षशिला में जो विद्रोह होता है उसको आसानी से शांत कर देता है। बस यहाँ तक ही मतलब बिंदुसार से इतना ही टर्म आता है, इतना ही तक आपसे पूछा जाएगा। और अगर पूछा जाए, अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में कौन सा वैसा शासक है जिसे वाहक शासक कहा जाता है, मतलब उन्होंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, जस्ट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार था लगभग उनका वो साम्राज्य विस्तार वहीं तक रहा, उन्होंने कुछ ज्यादा विस्तार नहीं किया, तो वाहक शासक के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है। अब आता है अशोक की बारी। पूछा जाए कि बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो बिंदुसार का शासनकाल 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक रहा। और अगर अशोक के राज्याभिषेक की बात करें तो अशोक का राज्याभिषेक 269 बीसी में होता है, और कहा जाता है कि 4 वर्ष तक 273 से लेकर 269 बीसी के बीच तक 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ। और इस उत्तराधिकारी के संघर्ष में कहा जाता है कि अशोक के द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी गई, उसके बाद अशोक राजा बनता है। और ये जानकारी जैन साहित्य और बौद्ध साहित्यों से मिलती है, लेकिन ये बात कहाँ तक सत्य है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अशोक के 7वें शिलालेख में उनके भाई बहनों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था। तो हम लोगों ने बिंदुसार वाले कॉन्सेप्ट में देखा कि हम लोगों ने देखा कि वो उज्जैन में रहते हैं, उन्हें उज्जैन से बुला करके तक्षशिला का गवर्नर बनाया जाता है। तो राज्याभिषेक के पहले वो तक्षशिला के गवर्नर थे, इसका ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये और क्वेश्चन बनता है
कि अशोक पहले कौन सा धर्म मानते थे। तो अशोक के द्वारा पहले बौद्ध धर्म माना जाता है और इसकी चर्चा ये कहाँ से प्रूफ होता है तो देखेंगे राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित एक रचना है राजतरंग। इसमें कहा गया है कि अशोक के द्वारा कश्मीर में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो यहाँ से ये जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने से हम लोग आगे देखेंगे कि अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले वो किस धर्म को मानते हैं तो ये शैव धर्म को मानते हैं। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार करने से पहले कौन सा धर्म मानते थे तो वो भी शैव धर्म को मानते थे। बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे, आजीवक संप्रदाय से वो जुड़े हुए थे। और अशोक जो बुद्ध से समर्पित हो जाएंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे, आगे चल के हम लोग देखेंगे। और अशोक से क्या क्वेश्चन बनता है तो अशोक से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब होता है तो 261 बीसी में होता है कलिंग युद्ध, जो कि उनका राजा बनने के 8वें वर्ष में होता है। इसमें कलिंग पे तो चढ़ाई किया जाता है अशोक के द्वारा और कलिंग का युद्ध भी जीत लिया जाता है। लेकिन कलिंग में हुए जो बहुत भीषण नरसंहार होता है, इसके कारण कहा जाता है कि भीषण नरसंहार को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अशोक युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपना लेते हैं और वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिलती है तो उनका एक भतीजा होता है निग्रोध, ये सब टर्म याद रखेंगे। भतीजा निग्रोध के प्रभाव में आकर वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। अब बौद्ध धर्म में दीक्षित किसके द्वारा किया जाता है तो एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं उपगुप्त के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है। यहाँ से हम लोग इतनी चीजें देखें। अब देखेंगे कि युद्ध नीति को ये त्याग चुके हैं। जब बौद्ध धर्म अपनाया तो अशोक अब विभिन्न जगह पे खुद जाकर या फिर अपने पुत्र पुत्रियों का भी चर्चा मिलता है, वो भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाते हैं। कहा जाता है कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक लुम्बिनी जाते हैं और वहां पे कनक मुनि का जो स्तूप रहता है उसको दोगुना करवाते हैं और वहां एक बलि नाम का एक धार्मिक कर रहता है उसको भी कम कर दिया जाता है। और 10वें वर्ष में वो बोध गया जाते हैं। इन सब की चर्चा आगे अभिलेखों में मिलेंगी। और डायोनिसस से हम लोगों ने क्वेश्चन देख ही लिया था कि टॉलमी सेकंड का मिस्र के शासक रहते हैं टॉलमी सेकंड, वो उनका एक राजदूत डायोनिसस वो अशोक के दरबार में आता है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अब हम लोग देखेंगे अशोक का बहुत सारा शिलालेख और अभिलेख वगैरह है। तो बहुत सारे शिलालेख और अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक के नाम के तौर पे दर्ज नहीं किया गया। तो क्या किया गया, 4 ऐसे लघु शिलालेख मिलते हैं, उसमें अशोक का नाम जो है अशोक लिखा गया है। तो वो कौन कौन से शिलालेख हो जाएंगे तो देखेंगे हम लोग गुर्जरा, मास्की, नेटुर और उदयगोलन। गुर्जरा, मास्की, नेटुर और उदयगोलन में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और भाब्रू शिलालेख में अशोक जो मौर्य साम्राज्य का शासक है इसके रूप में जानकारी कहाँ से मिलती है तो भाब्रू शिलालेख से मिलती है। ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक वो पहला शासक है जिसने अभिलेख लिखने की परंपरा भारत में शुरू करवाई। और ये अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत इन्होंने कहाँ से किया तो ईरान वंश का शासक रहता है ईरान का हखमनी वंश के शासक रहते हैं डेरियस प्रथम, जिसे दायबाहु प्रथम भी कहा जाता है। तो अभिलेख लिखने की परंपरा अशोक को डेरियस प्रथम से मिलती है, ये भी याद रखेंगे। अब हम लोग अशोक के 14 शिलालेखों को देखेंगे। तो पहले शिलालेख में अहिंसा पर बल दिया गया है, अर्थात पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में अशोक के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी जो कार्य किया गया था उसकी चर्चा की गई है। तीसरे शिलालेख में अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी 3 पदाधिकारी राजुक, युक्तक और प्रादेशिक, इसकी चर्चा की गई है। चौथे शिलालेख में अशोक के द्वारा जो युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति की चर्चा की गई है, ये चौथे शिलालेख में की गई है। और 5वें शिलालेख में धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात की गई है।
छठे शिलालेख में अशोक के द्वारा कहा गया है कि जन कल्याणकारी कार्य के लिए कोई भी प्रतिवेदक कभी भी हमसे आकर मिल सकते हैं। ये छठे शिलालेख में कहा गया है। सातवें शिलालेख में क्या है, तो सातवें शिलालेख में देखेंगे कि अशोक के द्वारा कहा गया है कि विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग आपस में संयम से रहेंगे। चलिए एक बार और फिर से हम लोग रिपीट करते हैं 7 तक। पहले शिलालेख में अहिंसा पर बल दिया गया है, पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में अशोक के द्वारा जन कल्याणकारी कार्य जो किया गया है उसकी चर्चा की गई है। तीसरे शिलालेख में अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए तीन पदाधिकारी राजुक, युक्तक और प्रादेशिक, इनकी चर्चा की गई है। चौथे शिलालेख में युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति की चर्चा की गई है। और 5वें शिलालेख में धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई है, इसकी चर्चा की गई है। छठे शिलालेख में अशोक के द्वारा कहा गया है कि प्रतिवेदक जन कल्याणकारी कार्य के लिए कभी भी हमसे आकर मिल सकते हैं। 7वें शिलालेख में संयम रखने की बात कही गई है, मतलब विभिन्न धर्म को मानने वाले आपस में संयम बनाकर रखेंगे। 8वें शिलालेख में देखें, अब चलिए हम लोग 8 से देखते हैं। 8वें शिलालेख में इसमें कहा गया है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करते हैं और लुम्बिनी की यात्रा के दौरान वो कनक मुनि के स्तूप को दोगुना करवाते हैं और वहां एक धार्मिक कर चलता है, बलि को कम करते हैं। 9वें शिलालेख में देखें, अशोक के द्वारा छोटे छोटे उत्सव त्योहारों को मनाने में प्रतिबंधित किया गया है। 10वें शिलालेख में अशोक के द्वारा धम्म के महत्व की चर्चा की गई है और इसमें कहा गया है कि जो भी राजा या उच्च पदाधिकारी होंगे वो हर क्षण जनता के हित में सोचेंगे, प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। 11वें शिलालेख में अशोक के द्वारा ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दिया गया है उसकी चर्चा की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है और कुछ विदेशी राज्यों की भी चर्चा की गई है। 13वें शिलालेख में सबको पता है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। और 14वें शिलालेख में अशोक के द्वारा कहा गया कि जितने भी जन कल्याणकारी कार्य मैंने किया इसमें से कुछ बताया गया और कुछ नहीं बताया गया, और जो नहीं बताया गया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें लेखक की गलती है। और सबको धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। और अगर पूछा जाए कि शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया, तो तिवर याद रखेंगे, शिलालेख को तिवर के द्वारा लिखा गया। तो ये था 14 शिलालेख। एक बार और इसको रिपीट करते हैं। पहले में अहिंसा पे बल दिया गया, पशु बलि की निंदा की गई। दूसरे शिलालेख में जन कल्याणकारी कार्य की चर्चा किया गया है। तीसरे में 3 पदाधिकारी राजुक, युक्तक और प्रादेशिक की चर्चा है। चौथे शिलालेख में धम्म नीति की चर्चा है। 5वें में धम्म महामात्र की चर्चा है। 6ठे में प्रतिवेदक कभी भी अशोक से जाकर मिल सकते हैं जन कल्याणकारी कार्य के लिए। 7 में संयम बना के रखने के लिए कहा गया, जो भी विभिन्न धर्म के हैं संयम बना के रखेंगे। 8वें में देखेंगे कि अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था उसके 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा उसकी चर्चा है। 9वें में कहा गया छोटे छोटे जो उत्सव त्योहार होते उसे प्रतिबंधित किया गया। और 10वें में देखें कि जो धर्म का जो महत्व है उसकी चर्चा किया गया और कहा गया कि जो भी राजा या उच्च पदाधिकारी होंगे वो सदैव प्रजा के हित में सोचेंगे। और 11वें में ब्राह्मण और श्रवणों को जो दान दिया गया उसकी चर्चा किया गया। 12वें में स्त्री महामात्र की नियुक्ति की चर्चा की गई और 7वें विदेशी राज्य की चर्चा की गई। 13वें में कलिंग युद्ध और 14वें में इनके द्वारा जो भी कल्याणकारी कार्य किया गया है उन सबको शिलालेख में लिखने की बात कही गई और साथ ही धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। तो यहाँ तक अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक खत्म होते हैं।